नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। टॉपिक हमारा घटना चक्र सीरीज का लगातार जो चल रही है उसको आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जीएस का कम शब्दों में आपका पूरा का पूरा एक तरीके से निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको इन टॉपिकों के माध्यम से, घटना चक्र सीरीज के माध्यम से। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है घटना चक्र का। क्लास में अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य का पोस्टमार्टम करेंगे एक तरीके से बहुत अच्छे से। ठीक है, एक एक प्रश्न, एक एक उसकी वो होती है ना, नर्वस सिस्टम होता है ना व्यक्ति का, तंत्र का तंत्र, कितनी हड्डियां जुड़ी होती हैं, इसी तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस टॉपिक का, है ना। किसी भी हड्डी को इधर उधर नहीं जाने देंगे, इसका कहने का मतलब किसी भी प्रश्न को छूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की जी पहली क्लास है, दूसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मौर्य साम्राज्य के, है ना। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य। देखो पहले आपको थोड़ी भूमिका बता देते हैं, बता दें सर भूमिका। तो भूमिका में आप भी सुनिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, किसकी मदद से करी थी? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था घनानंद, की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। और मौर्य वंश की नींव कहाँ पर रखी थी? 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य पर स्थापना इस साम्राज्य की करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने स्थापना करी कौन से वंश की? मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 सालों तक शासन किया था मौर्य वंश पर। और चंद्रगुप्त मौर्य का कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय का। ठीक है, 24 सालों तक शासन किया था, चाणक्य की मदद से शासन किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी आया, पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को माना, अपनाया, फॉलो किया हमेशा जीवन में। और जैन धर्म को अपनाने के बाद ही उनकी मृत्यु दक्षिण भारत में हो गई थी। जगह का नाम कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला पहले जैन धर्म के जो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी हम कहते हैं, जो संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, उनके पुत्र का नाम बाहुबली, उनकी मूर्ति स्थित है श्रवणबेलगोला में। तो वहाँ हर 12 सालों बाद महामस्तका अभिषेक एक त्यौहार होता है, जैसे कुंभ का मेला होता है हमारे रिलीजन में। तो वहाँ पर प्राणों को त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनका पुत्र आया वो आया था बिंदुसार। बिंदुसार एक अलग धर्म को मानता था। बिंदुसार ने भी लगभग 23 या 24 सालों तक ही शासन किया था। बिंदुसार मानता था आजीवक संप्रदाय को। आजीवक एक संप्रदाय होता था उस समय, आजीवक को मानता था। आजीवक के बाद जो अगला उत्तराधिकारी आया, वो माफ़ कीजिए, बिंदुसार के बाद बिंदुसार का जो पुत्र था अगला उत्तराधिकारी, जो कि काफ़ी शक्तिशाली शासक था और उसका नाम भी इतिहास में है। उसकी उदारता को लेकर के, उसके धर्मों को, सहिष्णुता को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, उसके युद्धों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। तो प्रमुख 3 शासकों को हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य में। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के अगर शासनकाल की बात करें तो सम्राट अशोक ने भी सबसे ज़्यादा, इन सभी में सबसे ज़्यादा शासन किया 36 सालों तक। तकरीबन 35 से 36 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है, और मगध की गद्दी पर शासन करने के साथ साथ जो आसपास के प्रांत थे, उस समय के जो राज्य थे, उनको भी जीत करके मिला लिया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक हिंदू धर्म को भी मानता था और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी भूमिका। अब मैं आपको बताता हूँ जो आरओ ARO PCS मेंस में, प्री में, स्टेट PCS जो आसपास के राज्यों की परीक्षा, उनमें प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूँ। अंत तक बने रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो देखो पहला प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला भारतीय साम्राज्य तो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। अगला पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कि इन सभी वंशों में सबसे पुराना वंश कौन सा है? कौन कौन से में? गुप्त में, मौर्य में, कुषाण वंश में और वर्धन वंश में। इनमें से जो सबसे पुराना वंश है वो है मौर्य वंश आपका। ठीक है, लिखते चलिएगा, इसी तरीके से प्रश्न पूछे गए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट उल्लेख या विशिष्ट वर्ण जो आया है, जो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो किया गया है विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में विशिष्ट उल्लेख किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, ये नाम आपको कई बार मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेंट्रोकोटस के नाम से पहचान की, यह इसको कहा, किसने कहा? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एक यूनानी व्यक्ति था,
उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा, उसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वो हमें मिलता है, वो क्या नाम मिलता है, सेंड्रोकोटस, ये याद रखना है। अगला यूनानी लेखक, यूनानी बोले तो यूनान का व्यक्ति, और यूनान बोले तो एथेंस। एथेंस राजधानी है इस समय, और एथेंस के देश का नाम है ग्रीस, जो कि यूरोप का देश है, इटली के पास में स्थित है, जिसमें पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के पहले ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, एथेंस में हुए थे 1896 में। तो वही एथेंस है, वही ग्रीक है जे, यहाँ से पहला आक्रमणकारी भारत में आया था, जिसका नाम था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर, है ना, ऐसे बोला जाता था। तो यूनानी लेखक जस्टिन, एक व्यक्ति था, यूनानी लेखक था जिसका नाम जस्टिन, इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंड्रोकोटस का। ये प्रश्न पूछे गए सभी, ठीक है, अच्छे से नोट करते चलिएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी, चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र में लिखा क्या है, शासन के सिद्धांतों के बारे में लिखा हुआ है कि शासन राजा को कैसे करना चाहिए, प्रजा के ऊपर राजा को शासन कैसे करना चाहिए, राजनीति राजा को कैसे करनी चाहिए, ठीक है, उसके विषय में लिखा हुआ। कौन सी पुस्तक में, पुस्तक का नाम कहाँ गया भाई, अर्थशास्त्र में। किसके बारे में लिखा है, राजनीति के बारे में लिखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र में। डायमेकस भारत आया था किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। और डायमेकस कहाँ से आया था भारत में, डायमेकस रहने वाला था सीरिया का, सीरिया से आया था। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, जो कि पश्चिम एशिया का देश है ना, पश्चिम एशिया में स्थित है। सीरिया की राजधानी इस समय दमिश्क है, और आतंकवाद की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे समझ लो ISIS आतंकवाद संगठन था, उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, इसे नेस्तनाबूद कर दिया सीरिया को। तो बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तो मौर्य वंश में उसके जो संबंध थे, जैसे आज के समय में होते हैं हमारे देश के बहुत सारे देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो बिंदुसार के भी अच्छे संबंध थे। कौन कौन से देश से, सीरिया से और एक मिस्र से। सीरिया और मिस्र से बहुत अच्छे संबंध थे। मिस्र और सीरिया के राजदूत भी इनके शासनकाल में आए। तो उनमें से एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि डायमेकस नाम का व्यक्ति था, जो कि सीरिया से भारत आया था। किसके शासनकाल में आया, बिंदुसार के शासनकाल में आया था, है ना। इनके विदेशी संबंध बड़े अच्छे थे, ऐसा इतिहास में लिखा है कि इनके, बिंदुसार के। अगला पॉइंट है, अशोक ने अवंती राज्य को जीता। अवंती बोले तो उज्जैन। अशोक ने कौन से राज्य को जीता, अवंती राज्य को। अवंती का नया नाम क्या है, उज्जैन को जीतकर किस में मिला लिया, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। किसके समय में जीता था अशोक ने, बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा था, तो बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। तो अशोक ने इसको जीत लिया, और जीत के किस में मिला दिया, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। देखो जो नीचे भी लिखा है मैंने, बिंदुसार के शासनकाल के समय की घटना है जी। और इसकी जानकारी किस में मिलती है, बुद्ध घोष नामक एक ग्रंथ में मिलती है कि इस ग्रंथ के हिसाब से अवंती को अशोक ने जीता। अगला है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का महल था पाटलिपुत्र में, और जो महल बना हुआ था वो किससे बना हुआ था, लकड़ियों से बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। पाटलिपुत्र बोले तो पटना, और कौन सी नदी बहती है, गंगा। यहाँ संगम होता है गंगा और सोन नदियों का, दो नदियों का संगम होता है। गंगा निकलती है उत्तरकाशी गौमुख से, और सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। दक्षिण भारत को जीतने वाला शासक कौन था, दक्षिण भारत को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था अपने शासनकाल में। अगला पॉइंट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन एक शासक था जो कि गुजरात के साइड में शासन करता था। तो इसका एक अभिलेख मिला खोज के दौरान, और अभिलेख का नाम था जूनागढ़ अभिलेख। तो इस अभिलेख से जानकारी होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पश्चिमी भारत पर आक्रमण किए थे, या पश्चिम भारत पर प्रभाव देखा जाता है। पश्चिम भारत बोले तो गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था, सिंध और अफगानिस्तान का शासक था। सेल्यूकस निकेटर प्रशासक था, जिसे किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। 305 BC में युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य का, 305 BC में, ठीक है। नोट करते चलना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले भाई साहब आपके लिए। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि कौन छोड़ के गया था इसे प्रशासक बना के, सिंध का और अफगानिस्तान का चार्ज देकर के गया था, सिकंदर मान वापस चला गया और इसको छोड़ गया था, ठीक है। तो इसने लड़ाई लड़ी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद क्या होता है आगे, शादी वैवाहिक संबंध होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नमस्कार जी, राधे राधे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 BC में हराया था। वर्ष कौन सी थी, 305 BC में, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए अशोक किसके लिए जाना जाता था, सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों को समान मानता था, उदारता थी, लोगों की मदद करता था, और करुणा थी। इन तीन चीज़ों के लिए अशोक का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। या इस तरीके से राजधर्म वो अपनाता था,
सहिष्णुता, उदारता की वजह से और करुणा की वजह से। ठीक है, अगला पॉइंट है दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख। ये बहुत फेमस अभिलेख हैं, दूसरा और 13वां। दूसरे और 13वें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है अशोक के शासनकाल के समय के। ठीक है, कौन कौन से में? दूसरे में और 13 में दक्षिण के राज्यों को लिखा गया है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग किसने स्थापित किया? सम्राट अशोक ने। ये भी नोट कर लेना, पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को। भारत का पहला अस्पताल, और बाद में क्या लिखा है? औषधि बाग। औषधि बाग मतलब दवाइयों का जो एक तरीके से आप अस्पताल ही कह सकते हैं उसे। तो ये सम्राट अशोक ने बनाया था अपने शासनकाल में, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, अशोक के बुद्ध होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। ये तो मैं बता चुका हूँ। एक उपाधि थी अशोक के शासनकाल में जो अशोक को दी गई थी, देवाना प्रिय। ये मिलेगी आपको उपाधि, देवानाम प्रिय। किसकी उपाधि थी? सम्राट अशोक की, लिख लेना। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथों से, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ थे, उनका उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, रज्जुक क्या होता था? मौर्य प्रशासन के अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। सार्तवाह किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को सार्तवाह कहा जाता था। ये सब मौर्य साम्राज्य के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ एवं सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सारनाथ एवं सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, ये नोट कर लेना। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था। सांची का भी पुराना नाम आपको मिलेगा पढ़ने को, काकड़ाम। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब कुछ मठ देख लेते हैं। जैसे यूपी का कौशाम्बी जिला है, इसमें गोशेताराम मठ है। कौन सा मठ है? गोशेताराम मठ। कुशीनगर है यूपी का, इसमें रानाभर मठ है ना, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में धमेकू स्तूप है, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्रावस्ती में सहेत महेत, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये स्तूपों के या मठों के नाम है। फिर एक बार देखो, ये प्रश्न पूछे गए, कौशाम्बी में जो मठ है उसका नाम क्या है? गोशेताराम मठ, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुशीनगर में रानाभर मठ, सारनाथ में धमेकू स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मठ हैं ये। अशोक की यात्रा का क्रम देखिए। सबसे पहले अशोक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ पे गए थे? लुम्बिनी में गए थे। उसके बाद कहाँ पे गए? कपिलवस्तु। नंबर 1 लुम्बिनी, दूसरे नंबर पे कपिलवस्तु। तीसरे स्थान पर कहाँ गए? वो बोध गया में गए, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथे नंबर पे सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। पाँचवें पे कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और छठवें पे श्रावस्ती, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो सम्राट अशोक की यात्रा का क्रम भी कई बार पेपरों में पूछा है। ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों के नाम हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा फास्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिया तो क्लास को कितनी बार देखेंगे आप? 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो आराम से आसानी से समझ में आएगा एक एक तथ्य। अगला है, देखो पत्थरों पर जो प्राचीनतम लेख मिले हैं सम्राट अशोक के समय में, वो कौन सी भाषा में मिले? प्राकृत भाषा में, है ना। पत्थरों पर, अवलेख मतलब पत्थर के टुकड़े को बोलते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के अवलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ये नोट कर लेना, है ना। जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, जिसी ने सबसे पहले अध्ययन किया था अशोक के अवलेखों का, ब्राह्मी लिपि का। और जो अवलेख मिले वो कौन सी लिपि में मिले? कौन सी लिपि को पढ़ा इन्होंने? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है सहवाजगढ़ी अवलेख, एक जो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सहवाजगढ़ी अवलेख पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। पेशावर बोले तो पाकिस्तान में स्थित है। और कौन सी लिपि में मिला है? ये खरोष्टी लिपि में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कौन सा ऐसा अवलेख अशोक का जो खरोष्टी लिपि में मिला? तो खरोष्टी लिपि में मिला सहवाजगढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है? पेशावर, मतलब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, है ना, या उत्तर पश्चिम में भारत के में, पाकिस्तान वाले हिस्से में, खरोष्टी में। और ज़्यादातर जो अवलेख मिले अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं। अशोक के अवलेखों में क्या नाम मिलता है अशोक का? प्रियदर्शी या पियदस्सी, ये दोनों नाम लिख लेना। अशोक के अवलेखों में अशोक के नाम दिए गए हैं। अभी तो पहली क्लास है, जब सभी प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में, आप कंठस्थ कर लेना। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है कि ये पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना है, ये सभी पढ़ने हैं और सभी याद करने हैं। इसीलिए मैं आपको घटना चक्र सीरीज का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। मास की ये एक अवलेख, एक गुर्जरा, एक नैतूर, एक उडे गोलम, ये 4 अवलेख हैं। दोबारा सुनो, मास की, गुर्जरा, नैतूर और उडे गोलम। इन अवलेखों में चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है।
ये पूछे गए, चारों को कंठस्थ कर लेना, रट लेना, सभी परीक्षाओं में पूछे गए अभिलेख हैं। ये मैंने चारों को एक साथ लिखा है याद करने के लिए। किताब पढ़ेंगे तो पता नहीं, एक उत्तर में मिलेगा, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, पश्चिम में मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे अलग अलग पुस्तकों में, और कहीं एक साथ भी नहीं मिलेंगे पुस्तकों में आपको। तो मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उडगेउलम जो 4 अभिलेख हैं, इसमें अशोक नाम मिलता है असल में कि मौर्य वंश पर 36 सालों तक किसने शासन किया? सम्राट अशोक ने किया। ये 4 अभिलेख कहते हैं कि अशोक नाम का राजा था, शासक था, जिसने प्रजा पर शासन किया। कैसे किया? उदारता के, मैंने 3 चीज बताई हैं। अशोक किसके लिए जाना है? करुणा, करुणा समझ रहे हैं, प्यार मोहब्बत से शासन को चलाता था, जनता से बातचीत करता था, उदारता थी, लोगों की मदद करने का काम किया करता था, सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समान मानता था। तो इनकी वजह से अशोक सम्राट जाना गया है ना। बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म की बात करें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ तक फैला दिया था? श्रीलंका तक फैला दिया था। श्रीलंका तक अपने पुत्र को, महेंद्र नाम का पुत्र था, संघमित्रा पुत्री थी, जिनको श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने, है ना। सम्राट अशोक की एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है, करूबा की, और करूबा की पत्नी का उल्लेख मिलता है, तीवर एक पुत्र का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख से। इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया था बौद्धिज्म का भारत में, है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। कलिंग का उल्लेख, कलिंग की लड़ाई का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के में। कौन से में? 13वें। और खारवेल का एक और अभिलेख मिलता है, हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख, एक शासक थे जिनका नाम था खारवेल। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने लड़ी। कौन से राजा से? कि देखो 2 राजाओं का उल्लेख है अगर बात करें तो कलिंग की लड़ाई को आप कभी पढ़ोगे तो। एक नंदवंश का राजा बताते हैं, नंदराज था। कौन था? माफ कीजिए, नंदवंश का नहीं था। उड़ीसा पर, कलिंग पर उस समय एक नंदराज शासन करता था, ऐसा कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें कहती हैं, कुछ राइटरों ने लिखा है, इतिहासकारों ने, और कुछ कहते हैं कि खारवेल एक शासक था जो कलिंग पर शासन करता था। दोनों को लिखा गया है, लेकिन इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। निर्भर करता है कि एग्जाम में कौन से ऑप्शंस को आपको पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से उत्तर दे देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो कलिंग की लड़ाई लड़ी, ये बात सत्य है, 261 में लड़ी अशोक ने। 261 ईसा पूर्व या BC में लड़ा था, जिसमें कि 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये परमानेंट बात है, इसे नोट कर लेना। और कलिंग पर जो युद्ध किया था, कलिंग बोले तो उड़ीसा में, कलिंग बोले तो उड़ीसा में, तोसली की राजधानी थी कलिंग, जो अशोक ने ही अपने समय में स्थापित करी थी जीतने के बाद। तो हाथियों के लिए अशोक अपनी सेना में हाथियों को लेना चाहता था। किन को लेना चाहता था? हाथियों को। चूँकि उस समय राजा महाराजाओं के ज़माने में, मुगल साम्राज्यों के समय में पढ़ोगे तो हाथियों से जाती थी सेना एक जगह से दूसरी जगह लड़ने के लिए, है ना। और हाथियों का एक महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। अब भी आप कार्यक्रम टीवी पे देखते हो, बहुत सारे सीरियल्स में हाथी दिखाए जाते हैं, सेना जब लड़ती है तो, है ना, घोड़े दिखाई जाते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्दों में एक प्रश्न आएगा, हाथी से याद आ गया हमें, हाथी की पीठ पे जो आसन होता है जिस पे बैठता है व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताना। और घोड़े की पीठ पे जो होता है, एक गद्दी होती है, एक सीट होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये भी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये अनेकार्थी शब्दों में पूछे गए बहुत ज़्यादा, और हाथी वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और हाथी के 3 पर्यायवाची शब्द भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाथी को पर्यायवाची कौन कौन से शब्दों से जाना जाता है, ठीक है कि नहीं। और सफ़ेद हाथियों के लिए कौन सा देश जाना जाता है, ये बताएंगे आप। और सफ़ेद हाथी के लिए तो ये जाना जाता है, और हंसना नहीं है। और सभी हाथियों के लिए, मतलब कॉमन अगर एक प्रश्न आता है जीके में, हाथियों की भूमि कौन से देश को कहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और सम्राट अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया, वो हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया था भाई साहब, जिसमें 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को किसने शिक्षित किया, किसने दीक्षित किया सम्राट अशोक को? तो उपगुप्त नामक एक व्यक्ति थे, या मोगली पुत्तिस, जो 3री बौद्ध सभा की अध्यक्षता भी इन्होंने करी थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो ये था पहला क्लास आपके लिए, घटना चक्र सीरीज का। क्लास कैसी लगी 2 बार 3 बार देखिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो प्रश्न आपसे पूछे उनके भी उत्तर दीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपसे फिर बात करेंगे। ये पार्ट 1 है, अभी मौर्य साम्राज्य के इतने प्रश्न पूछे हैं, दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं उनको, है ना। और सभी हिंदी की क्लासों को, GS की क्लासों को देखते रहिए। प्ले लिस्ट में बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है आपके लिए, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क है, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इसी तरीके से सेवा आपके साथ चलती रहेगी। आप इसी तरीके से जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, उत्साह और मनोबल हमारे कंप्यूटर जी का बढ़ाते रहें। वही कंप्यूटर जी हैं जो बीच में एडिटिंग करते रहते हैं, ठीक है, वही वाले हमारे कंप्यूटर जी हैं। तो आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।